अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बेस्ट रीडिंग मटेरियल चैनल, जहां मैं आपके लिए लेकर आई हूं नावल नशात जां की एपिसोड 10। तो चलिए मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय हम बढ़ते हैं नावल की एपिसोड की तरफ। भैया अब्बा अभी तक नहीं आए। जोनी घड़ी में 8 बजे का वक्त देखकर रूहान सी होती दालान में टीपू के साथ उधम मचा रहे दोनों भाइयों के करीब आई। मेरी पढ़ाकू में ना बताया था ना, अभी फ़ोन करके बताया है, आज वो थोड़ा लेट हो जाएंगे। अमरोज़ ने उसका गाल थपथपाकर पुचकारा। लेकिन भैया 8 तो कब के बज गए ना, इतना लेट हो गया। रोज़ाना अब्बा मगरिब के बाद ही आ जाते हैं, अब तो ईशा की अज़ान होने वाली है। जोनी की शक्ल रोने वाली हो गई थी। अरे मेरी भोली बहन, हमारे लिए रात हो गई है लेकिन बाहर अभी शाम जवान है। फिक्र नहीं करो, अब्बा आ जाएंगे। जब तक तुम हम लोगों के साथ बैठो, कोई गेम खेलते हैं। शहरोज़ ने उसका डर समझकर उसे बाजुओं के हिसार में लेकर नीचे कारपेट पर बैठा। वो ऐसी ही थी, चिड़िया की दिलवाली। तलहा ने उसकी परवरिश ऐसी की थी कि वो घर और किताब के अलावा बाहरी दुनिया से बिल्कुल ही नाबल थी। जोनी की पूरी कायनात अब्बा और तीनों भाइयों के गिर्द घूमती थी, बल्कि तलहा को तो वो सब जोनी की माँ ही कहते थे। जोनी पैदा होते ही माँ जैसी अजीम नेमत से महरूम हो गई थी। तब से तलहा ने उसे और इस घर को माँ की तरह पाला था, क्योंकि अबरार हमीद को तो अपने फ़र्ज़ और कौल की अदायगी से फुर्सत ही नहीं थी। बड़े, तू ऐसा कर, जाकर नजमा या नगमा को ले आ। अब्बा को न जाने कितनी देर हो, उनके साथ ये बहल जाएगी। जोनी को टीपू के साथ कैरम कोइंस जमा करता देख शहरोज़ अमरोज़ की तरफ झुका। मैं भी यही सोच रहा हूँ, उस जंगली बिल्ली को नहीं लाऊंगा, नगमा ठीक। अमरोज़ खुद फैसला करते एक नज़र जोनी पर डालकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा। ठीक 10 मिनट के बाद वो सिया फाटक के बाहर खड़ा गेट बजा रहा था, लेकिन अंदर से जवाब नदारद था। सरे शाम भंग पी कर सो गए हैं क्या खाला लोग? मुसलसल नाकामी पर झुंझुला गया था। अरे आ रहे हैं ना, मालूम शाही मेहमान साहब। क्या दरवाज़ा तोड़कर घर ले जाने का इरादा है? मतलब हद है, गेट ऐसे पीटते हैं जैसे मंदिर का घंटा है, जितना बजाओ उतनी अकीदत जाहिर होगी। भला नजमा बीबी की बेतकान बोलने की का कोई इलाज था? अमरोज़ दांत पीसकर और ज़ोर ज़ोर से गेट पीटने लगा। अब ऐसा तो ऐसा ही सही। अबे किस शादी को तरसे हुए कि बारात का सेहरा यहाँ रह गया है जो हाथ को सुकून नहीं। नजमा ने चीख कर दरवाज़ा ज़ोर से खींचा। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? तुम्हारा क्या मवासलाती और सफारती सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब है? कब से पागलों की तरह खड़ा दरवाज़ा पीट रहा हूँ। उसके बरसने से पहले अमरोज़ खुद चौकन्ना होकर चढ़ दौड़ा था। पागल हो तो पागलों की तरह ही खड़े होगे, ना राजा इंदर की तरह खड़ा तो नहीं हो सकते ना। वह मुकाबिल अमरोज़ को देख चटक पड़ी। एक तो तुम्हारी ज़ुबान का मैं बहुत खूब इलाज करने का सोच रहा हूँ, जो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चली तो चलती ही चली जाती है। अमरोज़ ने दांत किचकिचाए। उसे पूरा यकीन था अगर इस लड़की की ज़ुबान पेट्रोल से चलती तो पूरे मोहल्ले को अपना घरदार बेचकर पेट्रोल पंप के नज़र करना पड़ जाता नजमा बीवी की सलाहियत पर। पहले अपने दिमाग का इलाज कर लो और बको क्यों रात के 8 बजे भूत की तरह नाजिल हो। एक भोली भाली सी परी की मदद दरकार थी, लेकिन किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, बदमिजाज, बद दिमाग, कम अकल, चिंडाल चुड़ैल से सामना हो गया। जवाबी कार्रवाई में वो भी कम नहीं था। इससे पहले कि ये चुड़ैल तुम्हारा खून पी जाए, दफ़ा हो जाओ, अपनी किसी भूतनी का दर खटखटाओ मदद के लिए। वो गुस्से से खोलती गेट बंद करने लगी। अमरोज़ ने जल्दी से पैर फंसाया। बिल्कुल ही अक्ल से पैदल हो क्या? वो पूरी क़ुव्वत सर्व करके गेट धकेल कर अंदर दाखिल होने में कामयाब हुआ, वरना नजमा ने इस बार धक्का देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपनी जानिब से। हाँ, क्योंकि आप जनाब जो अक्ल कुल हैं। वो कमर पर हाथ जमा रही थी, तुर्श लहजे में बोली। सुरमई रंग के 3 पीस सूट में दराज उलझी हुई चोटियाँ, जो यकीनन 2 दिन से सुलझाई नहीं गई थी, लापरवाही से दाएं कंधे पर डाले, माथे पर अनगिनत बल और बिगड़े नकोश वाले चेहरे के गिर्द लटकते उलझे आवारा लट। एक पल को वो वाकई अमरोज़ को चुड़ैली लगी थी। अब फरमाओ, किस सिलसिले में तशरीफ़ आवरी हुई? मुझे और भी काम है। वो उसे बुरे बुरे मुँह बनाकर अपना जायज़ा लेता देख मज़ीद बिगड़ी। एक तो ये लड़की कभी जंगली मूड से अलहदा दस्तयाब नहीं होती थी जो इसकी मरम्मत आसान हो। अमरोज़ दिल महसूस कर रह गया। नगमा कहाँ है? अमरोज़ ने उसे साफ नज़रअंदाज करते सहन से नज़र गुजारते हुए सदर दरवाजे के अंदर झांकना चाहा, लेकिन फ़ौरन नजमा कमर पर हाथ जमाकर सामने आ गई। यहाँ से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर मोहल्ले इकबाल के हाउस नंबर डैश 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 में आप जनाब अपनी खटारी के हमरा 20 और अपनी लंबी लंबी सारस जैसी टांगों की मदद से 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। अलविदा, हैप्पी जर्नी। वे दुकान बोलने में वाकई नजमा का कोई सानी नहीं था। सीधा नहीं कह सकती मामू के घर गई है? अमरोज़ ने खशमीगी नज़रों से घूरा। मैं मद्दे मुकाबले को देखकर डिसाइड करती हूँ कैसे डील करना है। वो जहर का घूंट फट गया। अभी उसे ज़रूरत थी इस चुड़ैल की। अपना दुपट्टा लो सर पर और मेरे साथ चलो, मैं खाला को मुतला करके आता हूँ।
हुक्म अंदाज में कहता अंदर की जानिब बढ़ा ही तक कि एतराज़ आया। मैं नहीं आ रही तुम मिस्कीनों के घर, तुम नाशुक्रों की खिदमतें करने, खिदमत भी करो ऊपर से 4 बातें भी सुनो। वाह जी वाह। वह हाथ उठाकर साफ इनकार मुंह पे मार चुकी थी। अमरोज़ के लबों तक जवाबी कार्रवाई के लिए कई मुनासिब अल्फाज आए, लेकिन मसलहत का तकाजा आड़े आ गया। हमारे ख़यालात भी यहाँ तुमसे मुशाबत रखते हैं, लेकिन मुझे नहीं जोनी की ज़रूरत है तुम्हारी। अब भाव ना खाओ। वो बिना मुड़े कहकर अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा। जानता था नुदरत खाला इनकार नहीं करेंगी। खुद इस चुड़ैल के एतराज़ात भी जीनिया के नाम पर अपने आप दम तोड़ जाएंगे, क्योंकि उनके इख्तलाफात एक तरफ जोनी से ये चुड़ैल भी बहुत मोहब्बत करती थी। इसे ले जाओ, लेकिन टीपू को भेज दो। ज़रा मजाल है उस लड़के के कदम घर में टिक जाए। उसकी इजाज़त मांगने पर फ़ौरन इजाज़त के साथ एक हुक्म भी हुआ था। वह जी खाला कहता नाक मुँह चढ़ा रही नजमा के हमरा वहाँ से निकल गया। अरे मियाँ खैरियत, कहाँ मटर गश्त कर रहे हो दोनों आधी रात? मजाल है जो रुक़ैया दादी की फाटक के पास से कोई गुजरे और उनकी उकाबी नज़रों से बच जाए। यूँ मालूम होता था जैसे रुक़ैया दादी अपनी ही गली में खुलती खिड़की पर बैठकर सबकी पहरेदारी करती थी। कौन गया कौन आया? दादी, अब्बा को आज घर आने में ज़रा देर हो जाएगी, इसलिए जोनी के लिए इसे लेकर जा रहा हूँ। वो रुक कर बोला। अलबत्ता वो सीधी ट्रेन आगे निकल गई थी। उसकी बला से ये ज़काटो जिन जिसे जवाब देता घूमे। यूँ भी वो अपनी लड़ाका तबीयत से मजबूर आए दिन दादी से मुँह मारी करके इज़्ज़त अफजाई करवाती रहती थी। हाल यह मुँह मारी और बाद वाली खिंचाई अभी ताज़ा थी। खैर है, अबरार हमें तो कभी रात का ही नहीं लौटते। वो फ़ौरन मुतफक्किर हुई। जी सब खैरियत है, बस मलिक साहब का कोई काम निकल आया था, उसी में ताख़ीर हो गई। पहुँच जाएंगे 9-10 बजे तक। वो उनके फ़िक्र पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। यूँ तो मैं जागी हुई ही होती हूँ, लेकिन फिर भी अबरार हमीद आ जाए तो खैर खबर दे देना फ़ोन पर। रुक़ैया दादी की हिदायत पर वो सर हिला गया। वह हम वक्त टॉप रहने वाली आबरू वक़ास मलिक मलकीचल से हुलिया में उलझे बालों की उलझी लटों को खड़े तेखे नकोश वाले जड़ चेहरे के गिर्द बेपरवाही से आज़ाद छोड़े बैठ ग्राउंड से टेक लगाए किसी बुत की मानंद बैठी थी। सुर्ख़ी माइल घूर सिया बड़ी बड़ी गलाफी आँखों के गिर्द सियाह हल्के थे और नज़रें सामने वेल डेकोरेटेड रूम की दीवार पर चस्पा पेंटिंग पर थी। आज चौथे दिन भी उसकी जहनी और जिस्मानी कैफियत में कोई खातिर ख्वाह तब्दीली नहीं आई थी, सिवाय बेहोश बंद आँखों से आंखें खोलने के। आबरू, बच्चे जूस पी लो। जबीन बेगम ने ज़रा सा उसका शाना हिलाते हुए उसे अपनी तरफ मुतवज्जह करना चाहा, जो गुज़िश्ता 4 दिन से इसी तरह किसी गैर मरई नुक्ते पर घंटों नज़र टिकाए उनका दिल हौला रही थी। आबरू, मेरी जान, निकल आओ उस खौफ से बाहर। दूसरी तरफ हनोज जमू देख उनकी आवाज़ में नमी खुली। अपनी आंखों की ठंडक को, अपने जिगर के गोशे को उन्हीं खौफनाकियों से महफूज रखने के लिए हमने इतने साल खुद पर जबर किया। तुम्हारी सूरत देखना तक खुद पर हराम कर लिया, लेकिन फिर भी तुम इस सब के लपेट में आ गए। आबरू मेरी जान, बस कर दो, नहीं तो अपनी माँ को इतनी अजियत। उसके बिखरे बालों में उंगलियां फेरती वो अपना जब्त खो बैठी थी। उनके गिरी और जारी से उसकी नज़रों का इर्तिकाज़ टूटा। बड़े सुस्त रवि से गर्दन को ज़रा सा घुमाकर अपने गम में निढाल माँ को देखा। इस 1.5 घंटे का डर खौफ उसके अंदर इस कदर पंजे गाड़ कर बैठ गया था कि हम वक्त गरजने बरसने तोड़फोड़ मचाने वाली अंजाम से बेपरवाह आबरू वक़ास मलिक के लब मुक़फ़ल हो गए थे। ना उसे खुद का होश था ना दुनिया का, बस इस खौफ के ज़ेर असर अंदर ही अंदर वो खुद से लड़ रही थी। ज़रा अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कुछ होने पर पूरे घर में भूचाल ले आने वाली ज़िद्दी लड़की ने बड़ी खामोशी से बिना एक लफ्ज़ कहे पूछे निकाहनामे पर दस्तखत कर दिए थे। इससे ज़्यादा उसकी अंदरूनी अबतर हालत का क्या सबूत हो सकता था? आबरू, खुदारा मेरी जान, होश में आओ। क्यों माँ का कलेजा चाक करना चाहती हो? तुम्हें इस तरह देखकर मेरा सीना फट रहा है। इससे तो बेहतर था सारी उम्र मैं तुम्हें ना देखती, कम अज़ कम तुम्हें इस हाल में देखने से तो बेहतर था। वो उसका मुरझाया हुआ जड़ चेहरा हाथों के प्याले में भरकर गिर गड़ाई। बेगम, क्या अल्फाल बोले जा रही हैं आप? मान अंदर दाखिल हुए वक़ास मलिक ने उन्हें सख्ती से घुरक दिया। डॉक्टर ने साफ लफ्ज़ों में आबरू को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए कहा था, कम अज़ कम तब तक जब तक वो पूरी तरह अपनी रूटीन लाइफ में लौट नहीं आती। मैं हॉल फॉल बोल रही हूँ मलिक साहब? देखिए, हमारी बेटी की हालत सदियों की बीमार लग रही है, किसी चीज़ का होश नहीं है, खौफ ने इसकी खुद एतमादी निचोड़ ली है, और आप अब भी उशा के अंदाज में फट पड़ी। हमारी बेटी बहुत बहादुर है जबीन बेगम, मलिकों का खून है, ये मलकाइन है हमारी शहजादी, आप इन्हें अंडर एस्टिमेट मत करें। वह आबरू के पास नशिश संभालते उसका हाथ थाम कर बोले, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप अंकल, बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ये तो सड़क छाप गुंडे थे। आबरू ने अंग्रेज़ों को तक धूल चटाया हुआ है। अमेरिका में पूरी यूनियन मशहूर थी ये अपनी तकरीबकारियों की वजह से। अज़रत जबरन मुस्कुराता हुआ अंदर आया, वरना इस लड़की को ऐसा देख उसका दिल दुख से भर रहा था। अजीब ही घन चक्कर किस्मत पाई थी इस लड़की ने। वहाँ रिश्तों को, मोहब्बतों को तरस रही थी, यहाँ अगर अपनी ज़िद में उन्हीं रिश्तों से भाग रही थी, और अब एक नया इम्तिहान।
कम ऑन आबरू, इतना शौक काफ़ी है यार। फिर कभी मौका मिले तो सबक सिखा देना उन स्ट्रीट लोफर्स को, नॉट अ बिग इशू। वो स्टूल खींचकर उसके रूबरू बैठता हशाश बशाश अंदाज में बोला। उसने बस एक खाली नज़र अजरत पर डाली। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, मेरा बेटा बहुत बहादुर है। इसे तो मौका नहीं मिला होगा, वरना उन सड़क छाप मवालियों को छड्डी का दूध याद दिलाकर आती मेरी शेरनी शहजादी। वो लोग कौन थे डैड? उसके पपड़ी ज़्यादा लब हिले। आबरू? पूरे 4 दिन बाद उसकी आवाज़ सुनकर जबीन बेगम की आंखें छलक पड़ी। वो लोग कौन थे? वो बाप को देख रही थी। बेटा अभी आप ठीक, मैं ठीक हूँ, आप बताएं वो लोग कौन थे? उन्होंने मुझे ही क्यों मेंटली टॉर्चर किया? अगर मेरी जान लेना मकसूद होता तो वो मुझे सही सलामत घर ड्रॉप नहीं करते। डैड, मैं सब सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। प्लीज़ सब क्लियर करें, कुछ मत छुपाएं। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, नो मोर सीक्रेट्स प्लीज़ डैड। इस तरह भी कैफियत में वकास मलिक का हाथ थाम कर वो अपने अंदर बरपा सवालों के तूफान उन पर उंडेलती बेतनाह हाँपने लगी थी। बेचैनी इस तरह सिर्फ उसके लफ्ज़ और लहजे से ही नहीं बल्कि अंक अंक से छलक रही थी। वकास मलिक समेत सब उस ज़िद्दी अपने और अपनी ज़िद के आगे किसी की ना सुनने वाले शहजादियों जैसी नाजुक नज़ाकत वाली लड़की को खुद से लड़ता देख हारने लगे थे। प्लीज़ डैड, आप रीज़न डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे तो आई एम श्योर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। बहुत मुश्किल से मैं खुद को संभाले हुई हूँ, वरना वो तेज़ तेज़ से सांस खींचने लगी। वो घुटन बेबसी का सदियों पर मुहित क़यामत ख़ेज़ लम्हा, वो वहशत ज़्यादा दहशत रगों में दौड़ते खून के साथ उसकी सांसों का तसलसल भी बेतनहा मुंतशिर कर रहा था। उनका हाथ छोड़कर दोनों मुट्ठियों में अपने बॉब कट उलझे बिखरे बेतरतीब बालों को सख्ती से जकड़ते हुए जैसे वह खुद से जंग कर रही थी। अपनी ताज़ा कोमल फूल सी बच्ची की मुरझाई शक्ल, दीवानों से बिखरी हालत देख जबीन बेगम का सीना दुख से भरने लगा। तकलीफ़ में तो खैर वकास मलिक भी थे, लेकिन फिर भी वो उसकी हालत के पेश नज़र हाल माजी के भयानक संगम से होने वाली नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ को मजबूरन झेलने के लिए ख़ुद को दिक्कत से तैयार कर रहे थे। वो लोग गिलानियों के आदमी थे। उनकी सपाट आवाज़ गूंजी। कौन गिलानी? जहन पर जोर देने से भी उस नाम का कोई दोस्त अहबाब उसके जहन में न आया था। हमारे पड़ोसी गांव का हाकिम ख़ानदान, उनसे हमारी कोई मौरूसी दुश्मनी नहीं है, लेकिन अब शायद हम जन्म जन्मों के दुश्मन हैं। हमारे ख़ानदान के एक पर्दों रवायतों पुजारों की भक्ति को ठेस पहुंचाई थी और तभी से वो हमारे खून के प्यासे हो गए हैं। वकास मलिक का लहजा बेशक सिपाट बेतासुर था, लेकिन आंखों में कर्ब की एक दर्दनाक दास्तान खून जिगर से रकम थी। कौन डैड? तुम्हारे चाचू वहाज मलिक। भाई के नाम पर उनका मजबूत लहजा कर्ब से रुंध गया था। जबीन बेगम ने उनके शाने पर हाथ रखा। तुम्हारे चाचू वहाज मलिक अपने क्लास फेलो को पसंद करते थे, जो गिलानियों की बेटी और ज़्यादा गिलानी की मंग थी। हम लोग वहाज की ख्वाहिश पर 2 से 3 बार उनके यहाँ रिश्ता भी लेकर गए थे, लेकिन वो लोग अपने ख़ानदानी रवायतों पर समझौता करने को तैयार नहीं थे। उल्टा हमें धुतकार दिया। उनके मुसलसल इनकार ने तुम्हारे चाचू को गलत राह चुनने पर मजबूर कर दिया और दानिस्ता लब भींच लेने से सिलसिला कलाम खुद ब खुद क़ता हो गया था। अपने जान से अजीज़ भाई के ज़िक्र पर दर्द से फोड़े की तरह दुख रहा दिल जैसे याद माजी की तेज़ धार छुरी से चाक हुआ। महज उसकी ख्वाहिश ने उन्हें दायमी जुदाई का जहरीला घूंट भरने पर मजबूर कर दिया था। जबीन बेगम तो बाज़ाब्ता सिसकियाँ दबाने के लिए पल्लू में चेहरा छुपा गई थीं। आंखों से बेआवाज़ बहता दर्द का सिलसिला चेहरा धोने लगा था। किस कदर अजीज़ था उन्हें अपना शौक़ शरीर खुश मिजाज देवर वहाज मलिक। न जाने कैसे वो ज़िंदगी से भरपूर जिंदा-दिल चंचल शरीर लड़का मर्ज़ मोहब्बत की लपेट में आ गया था। और मोहब्बत के ऑक्टोपस ने जकड़ा भी तो कुछ ऐसे कि हर सांस मोहब्बत का दम भरने लगी। छोटा होने की वजह से बड़े भाई और भाभी का लाडला तो था ही, खासा ज़िद्दी और जुनूनी भी था। एक बार जिस चीज़ की ख्वाहिश कर लेता फिर हर कीमत पर उस चीज़ को अपनी दस्तरस में लाने का मानो जुनून सवार हो जाता था। अपने इसी जुनून में वो भूल गया था कि गिलानियों की बेटी कोई चीज़ नहीं, एक जीती जागती लड़की है जिसका एक ख़ानदान है, जो उनके ख़ानदान वालों की तरह आज़ाद ख्याल कतई नहीं है, बल्कि ख़ास तुक़यानुसी क़दामत पसंद और अपनी आबा व अजदाद की तरफ से विरासत में मिली रवायातों को लेकर किसी कदर शिद्दत पसंद भी हैं। लेकिन जोश जवानी जुनून मोहब्बत कहाँ इन नाजुक हसास पहलुओं पर गौर करने की इजाज़त देती है। हर ख्वाहिश को अपने भैया भाभी की बेलौस मोहब्बत और अपने जुनून की हिद्दत से अपने मन चाहे सांचे में ढाल लेने वाले वहाज मलिक को भला क्या गर्ज थी इन मसलहतों के तकाज़ों पर ध्यान देने की। फिर यहाँ तो बात उसकी मोहब्बत की, उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी की थी। फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वहाज मलिक दस्तबरदार हो जाता। अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए उसने पहले बजाय इंतहाई कदम उठाने के सीधा महज़ब तरीका ही अपनाया था। किस कदर गिड़गिड़ाया था वो अपनी मोहब्बत के हुसूल के लिए उनका घुटना पकड़ कर। मतलब? आबरू की उलझी आवाज़ पर उनकी सोचों का तसलसल टूटा। मतलब बहरहाल हर कोशिश करके हारने के बाद वहाज ने आखिरी कोशिश के तहत इंतहाई कदम उठाते उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली।
वो शिकस्त खुर्दा से नज़र झुका गए। आबरू जो बहुत गौर से उनकी एक बात सुन रही थी, उनके आखिरी लफ्ज़ों का मफ़हूम समझकर सकते में आ गई। हम कुछ समझे नहीं। जब वो चले गए और फिर वहाज अंकल इस दुनिया में है नहीं, तो फिर वो लोग अब किससे और किस बात का बदला ले रहे हैं? अज्जत ने नासमझी से पहले एकटक वकास मलिक के झुके सर को देख रही आबरू, फिर गरियाजारी में महव जबीन बेगम को देखा। बेटा, यहाँ लोग मर जाते हैं लेकिन उनके अमाल नहीं मरते। लोग अपने हाथों से, अपनी जहरीली बातों से लोगों को जीते जी हर लम्हा, हर पल 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 मारते हैं। उनकी छोटी से छोटी गलती, भूल को मुँह ज़बानी याद रख कर नस्ल दर नस्ल जहर घोलते हैं। फिर ये तो बहुत बड़ी बात थी। उनके सदियों पुरानी रिवायत का अजीम बुत एक झटके में छनाके से टूटा था। फिर ये कैसे मुमकिन था कि वो खामोश हो जाते या दरगुजर जैसी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते? वो अपने आबा व अजदाद की रिवायतों पर जान देने और लेने वाले शिद्दत पसंद लोग हैं। जबीन बेगम के दुख दर्द से लबरेज लहजे में बहुत करीबी की दायमी जुदाई का कर्ब बोल रहा था। वहाज मंजर से गायब हुआ था और वहीं से खैर की दास्तान शुरू हुई। गांव के असूल के मुताबिक बात पंचायत तक पहुंची और पंच ने बड़ी सफाकी से अंजाम का सोचे बगैर दिलसोज फैसला सुना दिया। वकास मलिक लाख कोशिश के बावजूद 4 साल हर सितम और साजिश नाबल्द आबरू की ज़ात को घसीटने जाने वाला पहलू नहीं रख पा रहे थे, जो इस सब का निचोड़ था। मतलब चाचू को उन लोगों ने मारा था? नहीं, दोबारा वो इस सरजमीन पर जिंदा लौटा ही नहीं। पंचायत का फैसला उसके लिम में आते हुए पहली फ्लाइट से वापस आ रहा था कि प्लेन क्रैश में दोनों जाँ बेहक हो गए। उन्होंने जब से आंखें मींची, 2 आंसू बेमोल हुए। अलबत्ता जबीन बेगम चेहरा मोड़े मुँह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियों का गला घोंट रही थीं। आबरू की आंखें भी खुद ब खुद भीग गई थीं। उसे चाचू का धुंधला सा चेहरा याद था। इस वक्त उसकी उम्र ही कितनी थी? महज 4 साल। पंचायत का क्या फैसला था अंकल? अजरत ने गिलास उनकी तरफ बढ़ाते बगौर उनका चेहरा देखा, जो उसके उलझे सवाल पर न सिर्फ मुतगैर हुआ था बल्कि हरासा नज़रें आबरू की तरफ भी उठी थीं। हाँ डैड। आबरू पलक झपक कर नमी छुपाती मुतवज्जे हुई। आप आराम करो, मुझे कुछ काम है, फिर बात होती है। वो दामन बचाना चाहते थे। डैड, जब तक मैं सब जान डालूँ मुझे आराम नहीं आएगा। उनका बाजू थाम कर उसने ज़ोर दिया। आबरू, ज़िद नहीं करो। डैड, पंचायत ने बेटी के बदले बेटी पेश कर दी। उसका लहजा इस्तेफामिया नहीं था बल्कि अजीब था। वकास मलिक ने सख्ती की कैफियत में मुड़कर उसे देखा। है ना डैड? अब वो सिपार से अंदाज में तस्दीक चाह रही थी, उन्हें नज़र चुराने का मौका दिए बगैर। हाँ, उन्होंने फैसला सुनाया था कि गले में गिल्टी उभर कर मादूम हुई। जब तुम बालिग हो जाओगी तो तुम्हारा निकाह तावान के तौर पर हानिया के मंगेतर से करना होगा, जो इस वक्त तुम्हारे चाचू की उम्र का था और अब वो बीवी बच्चों वाला है। लेकिन वो बदला चाहता है। उस दिन गाड़ी में भी वही था, राइट? कड़ी से कड़ी तो वो पहले ही जोड़ चुकी थी। महज अपने दिलसोज सवालों के से अपने साथ साथ अपने माँ बाप का भी कलेजा चाक कर रही थी। सुर्ख मुदरम आँखों में बेवकती का एहसास कांच के नुकीले टुकड़ों की तरह चुभ रहा था। लबों से सवालिया अल्फाज नहीं बल्कि लहू लहू दिल की सिसकियाँ बरामद हो रही थीं। फिर वो वालिदैन कैसे न तड़प उठते। गिलानी से ख़ानदान में सब मरना जीना शादी ब्याह ख़ानदान ही में होता है। वो ख़ानदान से बाहर रिश्तेदारी को अपनी तौहीन समझते हैं। इसलिए आबरू बेदर्दी से लब कुचलती रुख मोड़ गई, जैसे अब कुछ सुनने या जानने के लिए बचा ही नहीं हो। कहती भी तो क्या, उसके माँ बाप खुद दोहरी अज़ियत से गुजर रहे थे। भाई खो दिया और वे बेटी के खड़े खड़े बोली लग गई। और वो इतने सालों से अपने माँ बाप से शिकवा करती रही, बदगुमान रही, उन्हें बेहिस बेरहम और न जाने क्या क्या होने के ताने दे देकर उनके पहले से उधड़े ज़ख्मों पर गोया चाबुक चलाती रही। आगाही का ये जानलेवा लम्हा आबरू वकास मलिक पर किसी क़यामत से कम रूह फरसा नहीं था। उसके ज़ब्त का बंद टूटा तो गुलाबी रुखसार पर जैसे कब से थमा झरना रवां हो गया। लेकिन वो अब भी अपने अंदर अपने माँ बाप से लिपट कर अपने दुख और दर्द की शिद्दत को बयान करने की हिम्मत मखफूल पाती थी। अब ये इतने सालों के मफासिल का सिला था या झिझक की मरून मिन्नत। मैं ज़मीं हूँ, मेरा ज़र्फ़ आसमां का है, टूट कर भी मेरा हौसला चटां का है। कफ़स तो मेरे मुक़द्दर में था लेकिन हवा में शोर अब भी मेरी उड़ान का है। कितना अज़ियतनाक होता है वो लम्हा जब आप पर हकीकत किसी नाकर्दा गुनाह की तरह मुनकशिफ हो जाए कि आपका वजूद, आपकी ज़ात जिस पर आप गुरूर करते नहीं थकते, उसके खड़े खड़े बोली लग चुकी है। उसे किसी बेजान और बेकार शय की तरह उठाकर किसी की भी मलकियत में दे दिया गया था। आपकी ज़िंदगी की हकीकत आपकी ज़ात का गुरूर नहीं बल्कि मलकियत की मोहर है, जिस पर मर्जी या जबरी हर सूरत बस मुकाबल अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है, अपनी मलकियत का मोहर लगाना चाहता है और कुछ नहीं। बेमोल बेवक़्त होना, पलक झपकते ही अर्श से फ़र्श पर आ गिरने का मतलब क्या होता है, अज़ियत क्या होती है, ये कोई इस पर आबरू वकास मलिक से दरियाफ़्त करता। दिल का सकून छीन के असबाब ले गया, एक शख्स मेरी नींद मेरे ख्वाब ले गया, भटका के सारी रात सहर की तलाश में, जाने कहाँ कहाँ मुझे महताब ले गया। फारिस,
मैंने कहा मज़ीद बकवास नहीं, वरना यकीन कर तेरे हशर का नशर कर तो करूँगा, 7 धक्के देकर फ्लैट से बाहर फेंकूँगा, वो भी बेसरो सामान। फाइल को ज़ोर से बंद करते हुए उसके जुमा ने शेर पर भड़कते कुशन उठाकर निशाना लिया। लाले, अगर तुझे अपने निस्फ़ बेहतर का दीदार नसीब नहीं हुआ तो उसने इस मज़लूम से जर्नलिस्ट का कसूर कहाँ है, तू ही बता। मकाबल भी जर्नलिस्ट फारिस महमूद चिकना गड़ा था। मज़े से कुशन पाँव के नीचे दबाते हुए मासूमियत की अमली तफसीर बना। तला अपना वार बेकार जाने बाद तासुब से दाएं बाएं सर को जुम्बिश देता वापस फाइल की तरफ मुतवज्जे हुआ, जो फारिस के बकवास को इग्नोर करने का इस वक्त वाहिद तरीका था, वरना जर्नलिस्ट की बकबक में खाक केस समझ आनी थी। इस भरपूर बिजारियत और अदम दिलचस्पी के बावजूद फारिस का फटा रेडियो चालू था। वैसे ये तेरी सज़ा है, अगर तू कंजूसों की तरह निकाह के छुआरे बचाने की ना सोचता और मुझे अपने जिगरी यार होने की हैसियत से निकाह में बतौर गवाह शामिल कर लेता तो मैं लाजमी तुझे अपने कैमरे की क्लियरिटी का कमाल दिखाता। तब तेरी ये लंबी हिजर की रात इतनी बेरौनक बेचैन ना होती, बल्कि किसी नाजुक अंदाम हसीना की नरम गरम यादों की हिद्दत से सुलगती हुई पुरकैफ होती। लेकिन क्या कर सकते हैं, जब बंदे की शक्ल अच्छी और किस्मत खोटी निकले तो बड़े ही किसी तजर्बाकार तजिया निगार की तनहा तमाम मुमकिन फ़वाइद और नुकसान पर रोशनी डालने के बाद फारिस ने तासुब का इजहार करना भी लाजमी जाना। लेकिन इस तरह जर्नलिस्ट फारिस साहब गैर इरादतन ही सही अपने यार के ज़ख्मों पर वाफन मकदार में नमक छिड़क चुके थे। फारिस, अब आवाज़ ना आए। अपने साथ हुई ज़ोर ज़बरदस्ती याद कर तलहा ने ज़बान के साथ आंखों से भी गैज़ भरे अंदाज में सरजनिश की, लेकिन ढीठ इब्ने ढीठ जर्नलिस्ट साहब के मुकाबले सब बेअसर था और तलहा सही मायनों में इस बिना ऑफ बटन के रेडियो को अपना राजदां बनाकर पछता रहा था। 3 दिन मुसलसल गौर व फिक्र करने के बाद आज उसने खुद इस वारदात नुमा निकाह की रोदात मनोअन अपने जिगरी यार जर्नलिस्ट फारिस के गोश्त गुजार की थी। अव्वल तो हस्बे तवक्का बेचारा कोमा के सफ़र पर रवाना होते रह गया था। इंतहा का बातूनी बंदा फारिस महमूद पर कितनी ही देर तक सकता तारी रहा था। चंद सानिया सी लब्बा मुहर की कैफियत में गुजारने के बाद रिवाइंड बटन को प्रेस करके जर्नलिस्ट साहब ने थानेदार का इकबाल जुर्म जहन में दोहराया। फिर गुम हुए हवासों को यूटर्न मारकर वापस आना ही था। फिर हस्ब तवक्का खालिस ज़नाना दुहाइयाँ शिकवे शिकायतों का ख़तरनाक तूफ़ान उमड़ आया, जिसमें बेवफा हरजाई कजदा जैसे हसीन अलक़ाबात काबिल ज़िक्र हैं। जवाबन वो इस ओवर एक्टिंग की दुकान को भरपूर ढिठाई का सबूत देते हुए बिना चूम चुरा कान लपेटे सुनता रहा। फिर मौज़ाती और आफाकी तौर पर शिकवे गिले का सिलसिला शोखी शरारत के सिमत रुख कर गया, क्योंकि जो होना था सो हो गया। जर्नलिस्ट साहब आखिर कब तक सूख मनाते। इधर शरारती रग फड़की, इधर सारी शौक मजाजी भी लौट आई। अब पिछले 2 घंटे से कसम के गाने, शायरी और डायलॉग से वो आखिर कमीने दोस्त का फ़र्ज़ अदा करते हुए मुसलसल उसे ज़िच कर रहा था और तला शुक्र कर रहा था कि उसने काट छाँट कर मुख्तसरन एमरजेंसी निकाह और दुल्हन का चेहरा ना देखने जितनी बात ही उसके इल्म में लाई है। अगर जो फारिस को दुल्हन साहिबा का हस्ब नफ्स खासकर मिजाज शरीफ बनफ्स नफीस मौसूफ़ा से हुई हसीन और यादगार मुलाकात का हवाला दे देता तो वो उसका क्या हाल करता। लेकिन ये भी एक हकीकत थी कि हकीकत कब तक पोशीदा रखता। लंबी है जुदाई की रात, मगर रात ही है। प्यारे अंकल से नंबर ले ले भाई, भाभी से रूबरू मुलाकात न सही तो बात ही हो जाएगी। बात से बात बढ़ी तो डेट शेट और जालिम, अपना मुंह बंद रख वरना एल्फी डाल दूंगा। फारिस की शौक बकवास दरमियान में ही थी कि तलहा ने बेधड़क उसकी कमर पर मुक्का चढ़ा। कहाँ फ्रस्ट्रेशन निकल रही है तेरी लाले, शादीशुदा मर्दों वाली खूबियाँ नज़र आने लगी हैं। दूर होता बाज नहीं आया। ऐसे होला हाथ रख अपना, भाभी तो अंकल ने लाजमी तुझ दबंग के लिए भोली भाली मासूम छुई मुई सी ढूंढी होगी, बेचारी कहीं बेहोश ना हो जाए तेरी जालिम गिरफ्त में। वैसे भी कुछ ज़्यादा ही फैलकर अखाड़े का मुशंडा बन गया है। किचन की तरफ बढ़ते हुए फारिस की ज़बान पूरी रफ्तार से चल रही थी। जवाबन तलहा ने दांत पीसते हुए उसके मिट्टी धूल में हटे शूज़ जो साइड पर रखे थे उठाकर इसका ठीक निशाना दिया, जो एन जर्नलिस्ट साहब की कमर पर सलामी पेश करके ज़मीन बोस हुआ। अल्लाह, मेरा कमरा नुमा कमर तो इस जालिम थानेदार के उताब का निशाना बनता ही रहता है। तू बस मेरी मासूम भोली भाली नाजुक अंदाम भाभी की हिफाजत करना। कमर से हिलाते हुए फारिस साहब ने बाज़ाब्ता सर उठाकर अपनी भाभी के लिए खैर आफत की दुआ तलब की। भोली भाली छुई मुई अस्तगफिरुल्लाह। छम से मोहतरमा का जंगली बिल्लियों वाला रूप चश्मे तसव्वुर में लहराया। तलहा ने बेसाख्ता झुरझुरी ली। जी तो जनाब, अब तक ले सिर्फ इतना है। कैसे लगी आपको ये एपिसोड? उम्मीद है पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।